दोस्तों, आज हम सीनियर क्लर्क 66.67% रायपुर डिवीज़न का पेपर सॉल्व करेंगे, जो अभी हाल में 24/6/25 को करंट में ही हुआ है। और इसमें टोटल अपने पास समय रहता है 2 घंटे का। कुल अंक रहते हैं 100। तो आज मैं आप में इसमें 100 क्वेश्चन तो रहते हैं, लेकिन मैं अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन माने जाते हैं, और हम इस तरीके से एक क्वेश्चन के थ्रू 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लगभग हमारे पास ये 500 क्वेश्चन का एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें चलते हैं बिना देरी किए हुए इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि डाक विल बी सेपरेट फ्रॉम अदर डाक एंड डील्ड विद फर्स्ट। ऐसी कौन सी डाक है जिसको अन्य डाक से अलग करके पहले निपटाया जाएगा? तो इसका हमारा आंसर होगा अर्जेंट डाक। अगर किसी डाक में अर्जेंट लिखा आया है तो हम बाकी सब डाकों को छोड़ के उस डाक को सबसे पहले निपटाएंगे। चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द मॉडर्न कोच फैक्ट्री लोकेटेड। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया कपूरथला, पटियाला, चेन्नई एंड रायबरेली। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि एमसीएफ जो है, इसको मॉडर्न कोच फैक्ट्री बोलते हैं, तो रायबरेली में है। इसी के साथ एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है अपनी आईसीएफ, वो चेन्नई में है। और आरसीएफ जिसको बोलते हैं वो कपूरथला में है। इस तरीके से हमारे तीनों क्वेश्चन इसमें एक साथ क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, कि निलंबन आदेश के निरसन का मानक प्रपत्र। इसके लिए हम बात की जाए तो SF1 से लेके SF14 तक फॉर्म होते हैं, जिनकी हम मोटा मोटी आज चर्चा कर ही लेंगे। सबसे पहले आता है SF1। अगर हम SF1 की बात करें तो SF1 होता है सस्पेंशन के लिए। SF2 का यूज़ किया जाता है डीम सस्पेंशन के लिए। और SF3 यूज़ किया जाता है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय रेलवे एम्प्लॉय। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय सस्पेंड होता है, उससे एक फॉर्म भरवाया जाता है कि आप इस समय में किसी अन्य जगह जॉब नहीं करोगे। और SF4 जो इस क्वेश्चन का आंसर है, उसका यूज़ किया जाता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए। SF5 जो है हमारा वो होता है मेजर पेनल्टी चार्ज शीट। और जो SF11 होता है वो होता है माइनर पेनल्टी चार्ज शीट। एक SF7 भी आता है। SF7 का यूज़ हम करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। और SF8 का यूज़ करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। और एक SF10 फॉर्म भी आता है, उसका यूज़ कर किया जाता है कि जब हम प्रोसीडिंग करनी हो, जैसे मान लो बहुत सारे विक्टिम एक साथ हो जाते हैं, कॉमन प्रोसीडिंग अगर करनी है तो उसके लिए हमको SF11 का यूज़ करना होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर क्वेश्चन की मैक्सिमम ऑफ द पैटर्निटी लीव इज। पितृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि। तो ये एक बार में मिलती है और 15 दिन के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिमम बेंचमार्क रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट फॉर कंसीडरिंग एन एम्प्लॉय अंडर MACP। MACP के लिए कौन सा बेंचमार्क आवश्यक है? तो इसकी डेट दी गई है 25/7/16, 25 जुलाई 2016 से वेरी गुड बेंचमार्क कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके पिछले 3 साल की सर्विस में आपका अगर वेरी गुड रहता है, उसका एवरेज 3 साल का, तो ही आपको MACP मिलेगी। और MACP हर 10 साल, 20 साल और 30 साल में किसी एम्प्लॉय को दी जाती है। तो इसका आंसर होगा वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, कि एक रेलवे एम्प्लॉय वांट टू चेंज हिज नेम टू अ न्यू नेम, व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय हिम हर। तो इसके लिए एक हमारा IREM है, उसका चैप्टर दिया गया है। उस चैप्टर में दिया गया है कि एग्जीक्यूट अ डीड इन फॉर्म नंबर 75 अपेंडिक्स 9 ऑफ IREM वॉल्यूम 1। ये भी सही है इसका। और हमें पब्लिश इन द चेंज नेम इन परमानेंट न्यूज़पेपर में भी छपवाना पड़ेगा उसको। और पब्लिश द चेंज ऑफ नेम इन गजट ऑफ इंडिया में भी छपवाना पड़ेगा। ये सब हमको खुद के खर्चे पे करना पड़ेगा। इस सब के बाद ही आपका नाम जो है आपकी सर्विस रिकॉर्ड में चेंज कर दिया जाएगा। और इसका इससे कोई संबंध नहीं कि चेंज हिज नेम इन ऑल हिज एजुकेशनल सर्टिफिकेट एज प्री रिक्विसाइड। अगर आप ना चाहो तो अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में नाम चेंज ना करवाएं, तब भी आपका नाम आपके सर्विस रिकॉर्ड में चेंज कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर है A, B एंड C। तो शुरू के 3 विकल्प सही हैं और चौथा विकल्प आवश्यक नहीं है। अब 7 नंबर क्वेश्चन इसमें हमारा आता है कि विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डील विद प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसमें बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसमें 3A, 3B, 3C दिए गया है। तो 3A जो है वो है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, कि हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना है पब्लिक में जिससे हमारी कर्टसी खराब हो जाए। और दूसरा होता है 3B का यूज़ करते हैं अपन ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, हमें सरकार की नीतियों का पालन करना है, दो बच्चों की नीति का पालन करना है, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना है, इस तरीके से। और 3C जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कि किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न वर्क प्लेस पे नहीं किया जाएगा, उसके लिए नियम 3C दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि which rule of the railway service conduct rule prohibited participating in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India। कि कौन सा नियम है जो हमको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए रोक लगाता है। तो इसके लिए वैसे नॉर्मली आंसर तो इसका रूल 7 है, लेकिन मैं आपको बाकी नियम भी बता दे रहा हूँ कि आप कोई यूनियन ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए रूल 6 है। रूल 5, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा नहीं ले सकते। और नियम 8 जो है, आपका किसी प्रेस या मीडिया से कोई संबंध नहीं होगा। नियम 9 है, रूल 9 जिसको बोलते हैं। नियम 9 के बारे में बताया गया है कि आप सरकारी की आलोचना नहीं करोगे। और नियम 15 ये है, वो दिया गया सबलेटिंग ऑफ रेलवे क्वार्टर, जो अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है कि आप अपना रेलवे क्वार्टर जिसमें रहते हो किसी को किराए पर नहीं देंगे। और इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका आंसर तो बता दूंगा आपको, इसका आंसर होगा डेमोन्स्ट्रेशन रूल 7। सॉरी, ये रूल 7 ही है इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेंड द IRPS। IRPS आजकल ये भारत रेलवे में जितना भी सामान खरीदा जाता है उसको हम इसी पोर्टल के थ्रू खरीदते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इसी के थ्रू हम भारतीय रेल में जितना भी सामान खरीदा जाता है इसी के थ्रू ऑनलाइन बोली लगती है और सामान खरीदा जाता है। कैट, कैट का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि स्लिप मीन्स अ कार्ड और पेपर स्लिप डिस्प्ले द टाइटल ऑफ अ फाइल नंबर अ कैच वर्ड फॉलोड बाय अ रेफरेंस टू इट्स फाइल नंबर। तो इसका होता है इंडेक्स स्लिप। हमारी बुक में भी सबसे पहले एक इंडेक्स रहती है जिसमें बताया जाता है किस पेज नंबर पर किस चैप्टर के बारे में बताया गया है, तो वही इंडेक्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द, मतलब हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो वर्तमान में अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो श्री राधा CP राधाकृष्णन जी हैं। उस जमाने में जगदीप, जब क्वेश्चन पेपर बना होगा उस समय जगदीप धनखड़ हुआ करते थे, लेकिन अगर आज देखा जाए तो आज हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो CP राधाकृष्णन है। ये 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे। और हमारी जो आज भी प्रेसिडेंट हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक रेलवे सर्वेंट का बॉय, कोई बच्चा है, वो क्लास 9th या 11th के बीच में पढ़ रहा है, तो वो कब तक अपना क्वार्टर है वो रिटेंशन कर सकता है। तो अभी ये नई नीति आई है, पहले इसका आंसर ये होता कि एकेडमिक ऑफ स्कॉलर सेशन अंत तक, साथ ही 15 दिन। लेकिन अभी एक नई नीति आई है RB नंबर 26/2026। इसके तहत 26/2026, इसके तहत अगर देखा जाए तो अगर आपका बच्चा 9th या 12th क्लास के बीच में पढ़ रहा है तो आपको 12th क्लास तक और उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के 90 दिन तक आप क्वार्टर को रिटेंशन कर सकते हो नॉर्मल रेंट पे। अगर आपका बच्चा पहली से लेकर 8वीं क्लास तक है तो आपका जो एकेडमिक सेशन है उसके साथ और प्लस 30 डेज तक क्वार्टर रिटेंशन कर सकते हो। नया रूल आया हुआ है, ये पुराना रूल था, अभी नया रूल 26/26 आया है। अब है एक्सपेंड द फॉर्म ऑफ CEO। ये हमारे रेलवे में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, इसका आंसर भी आएगा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सॉरी, ये होगा D ऑप्शन, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्वेश्चन 15 है कि अगर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऐसा चाहती है पब्लिक इंटरेस्ट में कि किसी ग्रुप C एम्प्लॉय को 30 साल की सर्विस पूरा होने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाए, तो उसके संबंध में क्या चाहिए, क्वेश्चन ये कहता है। और ये पूछा गया है कि कौन से चैप्टर में दिया गया है, तो ये IREC जो है उसका वॉल्यूम 2 है, उसका चैप्टर 18, उसमें इसके बारे में बताया गया है। इसमें 1801, 1804, 1805 दिया गया है, तो इसका आंसर 1804 होगा। अगर कोई कर्मचारी, मैं आपको यहाँ और स्पेशल चीज़ बताएं, अगर कोई कर्मचारी 1802 में दिया गया है कि जो ग्रुप A और ग्रुप B ऑफिसर हैं, अगर उनकी नौकरी अगर 35 साल की उम्र से पहले लग जाती है तो उनको 50 साल की उम्र में आप BRS दे सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट में। और 1803 में बताया गया है कि जो कर्मचारी जो है ग्रुप C या D एम्प्लॉय, अगर वो पेंशन रूल के अंतर्गत आता है तो उसको 30 साल की सर्विस होने के बाद आप रिटायरमेंट दे सकते हो। और 1804 में बताया गया है कि वो ग्रुप C एम्प्लॉय जो किसी भी पेंशन रूल में, जो आजकल NPS के अंतर्गत आते हैं, उनको 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात 3 महीने का नोटिस देकर आप सेवानिवृत्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरीन कहाँ पर है, तो वैसे देखा जाए तो इसका बहुत सारे हैं। इरीन नासिक में है, नॉर्मली इसका आंसर तो नासिक ही होगा। लेकिन इसके अलावा मैं बाकी चीज़ों के बारे में और आपको बता दूं कि इरीसैन है जो वो पुणे में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं FMIRIFM, वो सिकंदराबाद में है। नायर जिसके बारे में हमारी ट्रेनिंग होती रहती है, नायर बड़ोदरा में है।
और इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट जो IRITM बोलते हैं वो लखनऊ में है। और कोर जो है वो प्रयागराज में है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ सी कोस्ट। तो हमको पता है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है और तेलंगाना के पास कोई सी कोस्ट नहीं है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सब सी बाउंड्री से लगे हुए हैं। और अगर करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ उम्मीद कार्ड का देखा जाए तो ये होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। इसका आंसर बी होगा। लेकिन अगर इसके बारे में बताया जाए कि यूनिक कार्ड, आपने अपना उम्मीद कार्ड देखा होगा, अगर जो आप रेलवे एम्प्लॉय हो तो आपके ऊपर और नीचे ब्लू स्ट्रिप रहती है रेलवे एम्प्लॉय के में। और अगर आपके डिपेंडेंट में उसमें ऊपर ब्लू स्ट्रिप और नीचे येलो स्ट्रिप रहती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। और अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हो जाते हो तो रिटायर्ड एम्प्लॉय में ऊपर ग्रीन स्ट्रिप रहती है और नीचे भी ग्रीन स्ट्रिप। और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय के डिपेंडेंट रहते हैं उसमें ऊपर ग्रीन स्ट्रिप और नीचे ब्लू स्ट्रिप होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है। तो इसमें इसका आंसर होगा 7। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कर्मचारी मुख्यालय से 12 घंटे से अधिक समय तक बाहर रहता है तो वो कितने यात्रा भत्ते का हकदार होगा। तो 12 घंटे से अधिक के लिए 100% रहता है। लेकिन मैं इसमें आपको बता दूं कि 12 जो व्यक्ति 6 घंटे तक अगर आप बाहर रहते हो मुख्यालय से तो आपको 30% टीए मिलता है। और अगर आप 6 घंटे से 12 घंटे तक रहते हो तो आपको 70% टीए मिलता है। जैसे ही आप 12 घंटे से ऊपर हो जाता है तो आपको 100% टीए मिलता है। दोस्तों आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।